हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो एक बार फिर से लेकर आए हम आरसी एकेडमी का 46वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी वाला पार्ट। तो हिंदी वाले पार्ट के जो है आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और कल 10 क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे इसके अगले वीडियो में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, गाड़ी उतनी धीरे चलती है जितनी की साइकिल। इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? देखो भाई, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तीनों टाइप के दिए। एक संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य होता है, एक विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य होता है और एक क्रिया विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य होता है। तो जो ये आश्रित उपवाक्य होते हैं ये क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य, देखो मैं तीनों की डेफिनेशन बता रहा हूं। जब प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के लिए आश्रित उपवाक्य आता है तो संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य हो जाता है। जब प्रधान उपवाक्य की विशेषता के लिए, है ना, प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा होगी उस संज्ञा की विशेषता के लिए जब आश्रित उपवाक्य आएगा तो विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य होता है। और जब प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता के लिए आश्रित उपवाक्य आए तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे यहां पे देखो कि गाड़ी उतनी धीरे चलती है जितनी की साइकिल। देखो ये क्या कह रहा है कि जो ये जितनी की साइकिल, ये मतलब प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है? आपका प्रधान उपवाक्य है। और अगर हम इसकी बात करें कि गाड़ी उतनी धीरे चल रही है, यह है आपका आश्रित। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। ठीक है ना? तो आप लोग इसमें देखना कि जो ये गाड़ी, जो ये जितनी साइकिल चल रही है उस साइकिल के जितनी क्या चल रही है? गाड़ी चल रही है। मतलब गाड़ी उतनी धीरे चल रही है जितनी साइकिल। तो मतलब चल रही है, ये क्या है? साइकिल मतलब गाड़ी की क्रिया है। और जो क्रिया बता रहा है किसकी? प्रधान उपवाक्य की, साइकिल के जैसी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्रिया क्या बता रही है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता के लिए बता रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समोसा किस भाषा का शब्द है? भाई ध्यान देना कि जो समोसा शब्द है ना, हमने आपको कहानी सुनाई, जैसे अरबी भाषा की कहानी सुनाई अरबी भाषा के लिए। तो अरब की एक घटना, एक कहानी, अरब के एक जिले के एक तहसील के एक दफ्तर में एक आदमी काम करता था। इस टाइप से अरबी भाषा के सब सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो यूट्यूब पर वीडियो भी डाली है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके वहां पर मिल जाएगी ये कहानियां, है ना। फारसी भाषा के लिए कहानी सुनाई थी फारसी की शादी सुनाई थी। तुर्की भाषा के लिए तुर्की की बीबी की शादी वाली कहानी सुनाई थी। और पुर्तगाली के गोडाउन की नीलामी, पुर्तगाली भाषा के शब्दों के लिए कहानी सुनाई थी। तो यहाँ पे जो फारसी भाषा की कहानी सुनाई थी वो क्या सुनाई थी? फारस का एक कमीना सुल्तान था जिसका आवारा बेटा चिराग था, जिसका दिल एक दिलेर नेक पंजाब के खूबसूरत बेटी पर आ गया था। क्या कहते हैं, जो पंजाब का जो सरदार था वो अपने बेटी की शादी जो है नहीं कराना चाहता था, लेकिन जो मतलब क्या है कि सोर्स लगाई गई, उस सोर्स के कारण जो मान गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शादी का दस्तूर था, तो ऐसे ऐसे हमने ये कहानी सुनाई। उसमें एक लाइन आई थी कि कारीगर ने शादी में क्या किया था? कबूतर खरगोश और शेर का गरम गोश्त बनाया। तो कबूतर खरगोश गरम गोश्त ये सब जो है फारसी भाषा का शब्द है। गोश्त बनाया, लोगों ने चाशनी के साथ उसका आनंद लिया। लेकिन काजू या किशमिश वाले समोसे शहद के साथ खाए गए। तो शहद है, किशमिश है और समोसे, ये भी सब क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। तो समोसा किस भाषा का शब्द हो जाएगा? फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, उंगली को कहा जाता है? तो देखोगे तो गढ़वाली भाषा में देखेंगे अगर, तो गढ़वाली भाषा में उंगली को उंगली ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से लास्ट में शब्द दिख रहा है, ये इस तरीके से ज्यादातर गढ़वाली भाषा में यूज होता है। लॉ के जैसा होता बनाओ, लेकिन नीचे से क्या होता? पूरा ऐसे करके बंद होता है। तो ये भी आपका लॉ के जैसे साइन होता है। लेकिन इसको जो है क्या, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी इन भाषाओं में इसका यूज किया जाता है। राजस्थानी भाषा में इसका यूज किया जाता है। हरियाणवी भाषा में इसका यूज किया जाता है। तो 53वें वर्ण के रूप में जो इसको क्या मिली है? मान्यता मिली है, जो उंगली के लास्ट में लिखा है। लेकिन अगर देखें कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी में, गढ़वाली भाषा में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखना, आप इससे पहचान सकते हो कि उंगली गढ़वाली भाषा में जो है अंगूठी को कहते हैं। कुमाऊनी भाषा में आंगू कहते हैं, अंगूठी को क्या कहते हैं? कुमाऊनी भाषा में आंगू कहते हैं। तो ये भी सही है। और जौनसारी भाषा में जो अंगूठी होती है, अंगुली को क्या कहते हैं? गुट्ठी कहते हैं। तो सारे के सारे सही है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ के तने को जौनसारी भाषा में क्या कहा जाता है? जो पेड़ का तना होता है उसको जौनसारी भाषा में क्या कहा जाता है? देखो भाई, ठंडाओ। अगर आप ठंडाओ देखोगे तो ठंडाओ जो है क्या कहते हैं? कुमाऊनी भाषा में पेड़ के तने को, जो पेड़ का तना होता है
कुमाऊनी भाषा में उसको क्या कहा था, ठंडाऊ। पेड़ का तना क्या होता है भाई, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ की ये नीचे तो ये तो जड़ें होती है और ये इधर जो है ऐसे करके शाखाएं होती है, इस पे पत्तियां लगी होती है या फल लगे होंगे, ये वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, तना कहते हैं। यही आपका क्या है, तना है ना। तो इसी तने को जो है कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है, ठंडाऊ कहा जाता है। और गढ़वाली भाषा में ठांडल कहा जाता है। किसमें, गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है, ठांडल कहा जाता है। और डेक या ढेक कहा जाता है जौनसारी भाषा में। तो जौनसारी भाषा में पेड़ के तने को क्या कहा जाता है, ढेक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो गढ़वाली भाषा के कुछ शब्द दिए हैं, इनके शब्दों का सही अर्थ मिलान करना है। पीड़ा, जैसे पीड़ा मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, दर्द भी बोलते हैं, तो पीड़ा होना, तो उसको जो है क्या कहते हैं गढ़वाली भाषा में, पीड़ा को कहा जाता है क्या, चड़क कहते हैं। पीड़ा को क्या कहते हैं, चड़क। बोलते नहीं कि मेरी बांह चढ़क गई, मेरा हाथ चढ़क गया तो पीड़ा हो गई मेरे हाथ में, है ना। एकदम से कोई दर्द हुआ तो बोलते मेरे चड़क हुई, तो ये पीड़ा होता है ना। पास, नजदीक के लिए, जो पास या नजदीक होता है इसको कहा जाता है क्या, नेड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेड़ो कहा जाता है। पापा को कहा जाता है बूबा, पापा को क्या कहा जाता है, बूबा कहा जाता है। और जो पागल होता है, पागल को कहा जाता है बौलिया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुकरणवाचक देशज शब्द है। देखो भाई, एक होता है अनुकरणवाचक देशज शब्द। देशज शब्द जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकरणवाचक देशज शब्द और एक होता है अनुकरण रहित। एक क्या होता है, अनुकरण रहित देशज शब्द होता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। तो अनुकरणवाचक और अनुकरण रहित में क्या फर्क होता है। अनुकरणवाचक देशज शब्द वो शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनका जो नामकरण होता है वो किसी पदार्थ, है ना, जब कोई पदार्थ होगा, पदार्थ या फिर हम वस्तु बोल सकते हैं, किसी पदार्थ या वस्तु की क्या होती है, कल्पित अवस्था, है ना, कल्पित या फिर वास्तविक, कल्पित या वास्तविक ध्वनि, है ना। जब किसी पदार्थ या वस्तु की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर किसी भी चीज का नाम रखा जाता है तो वो क्या, किसी भी शब्द का नाम रखा जाता है तो अनुकरणवाचक देशज शब्द होता है कुल मिला के। और लेकिन जिनका किसी पदार्थ वस्तु की या कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में नहीं रखा जाता है और फिर उसका नाम रखा जाता है तो क्या होता है, अनुकरण रहित देशज शब्द होता है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि अनुकरणवाचक देशज शब्द वो होंगे जो किसी की क्या होगी, ध्वनियां होती है, किसी की ध्वनियां या फिर आवाज जिसको हम बोलते हैं, ये जहां पे दिखेंगे आपको वो समझ लेना अनुकरणवाचक देशज शब्द होंगे। और अगर आवाज या ध्वनि नहीं है तो अनुकरण रहित, जैसे लोटा है, झाड़ू है, ठेठ है, ये किसी की आवाज नहीं है तो अनुकरण रहित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे देखना, जगमग मतलब कानों को सुनाई देने वाली ध्वनि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आप जगमग को देखोगे तो जगमग हमें दिखता है कि जगमग, लेकिन कानों से कोई जगमग सुनाई नहीं देता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अनुकरण रहित देशज शब्द हो जाएगा, अनुकरण रहित देशज शब्द है ये। ठोकर देखोगे तो ठोकर लगना मतलब जैसे पांव को ठोकर लग गई आपके कहीं तो उस ठोकर से आवाज निकल सकती है, लेकिन ठोकर एक आवाज नहीं है, ठोकर एक शब्द है ना, ठोकर एक शब्द है। तो ये भी अनुकरण रहित देशज शब्द हो जाएगा। खटपट, आप देखोगे खटपट, खटपट एक आवाज का नाम है। जैसे आप जो कोई काम करो, आपके खटपट की आवाज हो रही है कहीं पे, तो खटपट क्या हो जाएगी, एक आवाज हो जाएगी, किसी वस्तु की आवाज हो जाएगी या फिर किसी पदार्थ की आवाज हो सकती है। तो खटपट क्या है, एक आवाज या ध्वनि है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अनुकरणवाचक देशज शब्द हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देहरादून का बासमती चावल अमीर और गरीब और अमीर सभी लोग खाते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखो, लोग रट के रखते हैं दिमाग में कि अगर कहीं पे और तथा अथवा ये शब्द बीच में आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। और शब्द जब किसी नाम को जोड़ने के लिए आएगा तो संयुक्त वाक्य नहीं होगा। संयुक्त वाक्य तब होता है जब दो सरल वाक्य अपने आप में प्रधान होते हैं या एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, है ना। या फिर मतलब क्या, तो आपका वो भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। फिर उस क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य तब होगा जब वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, है ना। और जब क्या होता है, आपका एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, मतलब एक प्रधान वाक्य होगा एक आश्रित, तो आपका मिश्र वाक्य होता है। लेकिन सरल वाक्य वो होता है जहां पर काम करने वाला भी एक ही होता है और काम भी उसका क्या होगा, एक ही होगा। कई बार ऐसे हो जाते हैं काम दो भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि जब भी कभी काम करने वाला एक ही होगा और उसके द्वारा अगर अलग अलग काम भी किए जा रहे हैं ना एक ही टाइम में और एक ही कंडीशन में, तो भी आपका सरल वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे देखना, नाम जोड़ने के लिए आया, देखा देहरादून का बासमती चावल गरीब और अमीर सभी लोग खाते हैं। तो गरीब और अमीर है ना, ये गरीब और अमीर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आया है। और
बल्कि किसी वाक्य, दो उपवाक्यों को या सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं आया। दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए आता तब संयुक्त वाक्य होता। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब है कि भाई जो महाराणा प्रताप है उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो महाराणा प्रताप जो किसी नदी के किनारे जो है खड़े थे, उनको उस नदी के पार जाना था। तो महाराणा प्रताप जो सोच रहे थे कि यार नदी के पार में कैसे जाऊं, ये तो बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे, और घोड़े को कैसे उतारूं उस पार, है ना। तो राणा कह रहे कि राणा ने मतलब इतना सोचा ही था कि घोड़ा ने तब तक राणा को उस पार, नदी के पार पहुंचा भी दिया। तो ये क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया कि राणा मतलब सोच ही रहा था, लेकिन घोड़े ने सोचने से पहले ही राणा को उसके पार पहुंचा दिया, नदी के पार। तो ये ज्यादा ही बोल दिया। तो जहां पे आवश्यकता से अधिक बोला जाता है तो वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। देखो भाई जरा इन सभी चीजों के लिए समझना भाई क्या क्या होता है। सबसे पहली बात कि मंद क्रांता, मंद क्रांता क्या होता है कि जो मतलब क्या होता है, धीरे, आप ये बोल सकते हो धीरे धीरे काम करने वाली स्त्री। जो धीरे धीरे काम करने वाली स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं, मंद क्रांता बोलते हैं। सत्वर होता है जो मतलब क्या होता है, जो मतलब बहुत तेजी से काम करे, जो तेजी से क्या करे, कार्य करे, जो तेजी से कार्य करे उसे क्या कहते हैं, सत्वर कहते हैं। दीर्घ सूची किसे कहते हैं, जो बहुत देरी से, जो बहुत देरी से कार्य करे, जो बहुत देरी से कार्य करे उसको दीर्घ सूची कहते हैं। लेकिन यहां पे पूछ रहा कि जो बहुत मंद गति से, एक दो देरी से कार्य करे, मतलब हमने जो कार्य 10 बजे करना था और कोई आ रहा और फिर 11 बजे काम कर रहा, तो देरी से काम करना होगा। और मंद गति से कि 10 बजे कार्य करना था, 10 बजे आ गया लेकिन धीरे 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 आराम से कार्य कर रहा है, तो मंद गति से काम करना होता है। तो मंद गति से काम करने का मतलब होता है मंथर। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है। देखो कौन कौन सी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है। देखो भाई नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कैंजा, कैंजा जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। अगर हम कैंजा रचना की बात करें तो ये किसकी रचना है भाई, शिवानी की है। किसकी है, शिवानी की, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको गौरा पंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौरा पंत या शिवानी, है ना, इसकी है कैंजा। पंच परमेश्वर भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पथ के साथी, पथ के साथी जो रचना है ये किसकी है, महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की रचना है ना, महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका मतलब मुंशी प्रेमचंद की कौन सी होगी, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता था। देखो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी मतलब मध्यकालीन भारत जब चल रहा था, जब अरब और फारस के लोग भारत में भी आते थे, तो उस समय जो है भारत की भाषाएं जो थी उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना कि इसको क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था भाई, तो शब्द का प्रयोग किया जाता था जबान। क्या कहा जाता था, जबान। मतलब जो भाषा है, भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जबान। जैसे बोलते ना कि मेरी जबान है ये, मेरी जुबान है ये, तो ये भाषा के लिए किया जाता था। तो मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में जो भारत की भाषाओं के लिए जबान शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज शब्द का उदाहरण पहचानिए। देखो देशज शब्द कौन सा होगा इनमें से। देखो भाई सबसे पहली बात अगर हम यहां पर देखें समय और मलेरिया, अगर हम मलेरिया की बात करें तो ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है भाई इतालवी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कैसा शब्द हो गया, विदेशज शब्द हो गया, है ना। और समय जो है किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द हो गया समय, है ना। हालांकि इसके पीछे जो 2 बिंदु लगते हैं जब मतलब शुद्ध संस्कृत में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द होते हैं जिनका निर्माण अपने देश में किया गया है, तो दोनों के दोनों ही तो देशज वैसे भी नहीं है ना, तो ये तत्सम बोल सकते हो आप लोग। और ये क्या है आपका विदेशज शब्द है। अगर हम पैसा और वोट की बात करें, क्या है भाई, जो पैसा शब्द है, याद रखना पैसा शब्द जो है संस्कृत के पिंस से आया है। किससा है, पिंस। तो पिंस आपका क्या हो जाएगा, तत्सम है। पिंस तत्सम है और पैसा क्या है, तद्भव है। याद रखना
पिंस तत्सम है, मतलब पिंस का तद्भव है पैसा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, देशज, ये मतलब क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और जो वोट है, वोट किस भाषा का शब्द हो जाएगा, वोट तो इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। भात और अनानास की बात करें तो संस्कृत के अनासम, अनानास को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अनासम को अनासम बोलते हैं, तो अनासम का क्या है, ये तद्भव है। संस्कृत में इसको क्या बोलता है, अनासम, यानी कि इसका जो तत्सम है वो अनासम है, ठीक है ना। और भात आपको पता है, भात देशज शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये तद्भव है, तो दोनों के दोनों ये भी क्या है, देशज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ढोंगी बोल रहा हूँ, ढोंगी मतलब जो ड्रामे करता है ज्यादा ही, तो ये देशज शब्द है। और चेला है ना, जिसको बोलते हैं चेला, मेरा चेला, चेला और गुरु होता है, तो ये भी आपका किस भाषा का शब्द है, देशज शब्द है। तो ये दोनों के दोनों ही देशज शब्द है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ होगा। तो नाग का अर्थ देखो भाई, अनेकार्थी शब्दों के हिसाब से देखेंगे तो नाग का जो मतलब अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, हाथी होता है, हाथी नाग का अनेकार्थी शब्द होता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होता है, तो अम्बुज का पहला होना चाहिए इनमें से और अम्बुद का दूसरा होना चाहिए। तो आप लोग देखना, जो अम्बुज होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है भाई, ठीक है ना। और अम्बुद जो है किसका होता है, बादल का होता है, तो पहला ही सही है इसका, तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही बहुवचन में ही रहता है। देखो जैसे वर्षा है, हम बोले कि वर्षा हो गई है, तो वर्षा हमेशा किस में यूज होती है, एक वचन में, हमेशा एक वचन में, दो ही वचन बहुवचन में आती नहीं है ना। यहाँ पे देखो हस्ताक्षर, तो हम बोलते हैं हस्ताक्षर हो गए हैं, अगर आप अकेले भी कर रहे हो हस्ताक्षर तो भी ये नहीं बोलते मैंने हस्ताक्षर कर लिया है, ऐसे बोलोगे मैंने हस्ताक्षर कर लिए हैं, तो लिए हैं मतलब हस्ताक्षर हमेशा किस में यूज होता है, बहुवचन में यूज होता है। और देखो कथा, तो पंडित जी ने कथा पढ़ी है ना, पंडित जी ने कथा पढ़ी, तो कथा किस में यूज होती है, तो एक वचन में है ना, तो बहुवचन में हमेशा कौन यूज होगा, बी, हस्ताक्षर, तो बी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नाम धातु क्रिया है, इनमें से कौन सा भाई नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया हमेशा वो होती है जो या तो संज्ञा से बनेगी, संज्ञा से, या सर्वनाम, सर्वनाम या फिर क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया नहीं विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनने वाली क्रिया होती है वो नाम धातु होती है। और एक आपका क्या हो जाता है, क्रिया, एक आपका क्या हो जाता है, क्रिया होता है। तो जो क्रिया से बनती है, क्रिया से बनने वाले जो क्रिया से बनने वाली जो क्रिया होती है वो क्या होती है, कृदंत क्रिया, उसको क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो पढ़ना, तो पढ़ना किससे बना, पढ़ से बना, पढ़ एक क्या है, क्रिया है, तो ये आपकी नाम धातु नहीं हो सकती है ना। बतियाना, बतियाना किससे बना, बात से, तो बात कोई बात हो सकती है, तो ये क्या है आपके, बात क्या है, अपने आप में संज्ञा है, तो ये संज्ञा से बना हुआ है ना, बतियाना संज्ञा से बना हुआ है, और यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अगर खेलना देखते हैं तो खेलना किससे बना, खेल से, तो खेल एक क्या है, क्रिया है ना। सोना किससे बना, सोना भी अपने आप में क्या है, क्रिया है, तो यही आपके क्या हो जाएगी, बतियाना इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। देखो रेखांकित की यहाँ जरूरत नहीं थी, अगर लगा भी देता तो रेखांकित या तो जो पे लगाएगा या सो पे लगाएगा, या दोनों पे भी लगा सकता है। तो जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द होता है। तो जो करेगा, देखो ये क्या है, यहाँ पे जैसे शर्त टाइप की होती है, तो वो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ता है, तो संबंध बताता है। तो एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बनाता है। जहां पे ऐसे शब्द आपको दिखेंगे क्या, जैसे आपका क्या हो गया, ये जो हो गया, सो हो गया ना, ज्यों हो गया और त्यों हो गया है ना, जैसे हो गया है ना, और वैसे हो गया है ना, या फिर जैसी हो गया या फिर वैसी हो गया है ना। तो इस तरीके के जहां पे आपको सर्वनाम दिखेंगे, आप समझ लेना वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे, वो संबंध बताने के लिए आते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे वाक्य गुण, देखो वाक्य गुण, वाक्य का गुण बता रहा हूं, आकांक्षा का अर्थ है, वाक्य गुण आकांक्षा का अर्थ है। आकांक्षा का मतलब क्या होता है कि जहां पे इच्छा जागती है वहां पे क्या होती है, आकांक्षा होती है। देखो भाव बोधक की क्षमता, देखो भाव तो नहीं है मतलब इच्छा जागना है ना, भाव तो एक अलग चीज है, भाव कैसा भी हो सकता है, जागने वाला भी हो सकता है, ना जागने वाला भी हो सकता है ना। सार्थकता का मतलब होता है सही, तो ये भी मतलब आपका सही, जरूरी नहीं है कि आकांक्षा अगर आपको आपकी जाग रही है किसी चीज को सीखने की, तो जरूरी नहीं कि आप सही चीज ही सीख रहे हो, तो ये भी सार्थकता नहीं हो सकती। श्रोता की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब एक अंदर तीव्र इच्छा जागना है ना किसी चीज को जानने की, तो वो आपका जिज्ञासा, तो आकांक्षा मतलब जिज्ञासा हो जाएगा, तो ये इसका श्रोता की जिज्ञासा होगा, इसका मतलब अर्थ है ना। और व्याकरण अनुकूल, कि व्याकरण का हिसाब से आप सीख रहे हो
या नहीं सीख रहे हो, तो ये भी आपके आकांक्षा से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो सी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता है वहां प्रयुक्त होता है। देखो सबसे पहली बात कि अगर हम यहाँ पे चिन्हों की बात करते हैं, कौन सा चिन्ह होगा, सारे चिन्ह देखना। विवरण निर्देश चिन्ह कौन सा होता है, जैसे आपका कोई चिन्ह ऐसे करके लगता है ना, ये एक हिसाब से आपको निर्देश टाइप के देता है, तो पीछे कुछ लिखा होगा फिर आपको निर्देश टाइप के देगा। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मतलब अपूर्ण चिन्ह भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अपूर्ण चिन्ह, है ना, इसको अपूर्ण चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देश देता है ये, है ना। यहाँ पे देखो निर्देश चिन्ह, और जो वाक्य में जो निर्देश चिन्ह होता है वो क्या होता है, इस तरीके से डैश की तरह लगता है। पहले आपकी कोई हेडिंग टाइप की होगी लिखी, या कोई शब्द लिखोगे, फिर ऐसे डैश करके लिखोगे, फिर उसके बारे में कुछ आगे लिखोगे, तो ये निर्देश चिन्ह मतलब असल में ये होता है। और विवरण चिन्ह को आप, विवरण निर्देश चिन्ह को आप क्या बोल सकते हो, अपूर्ण चिन्ह भी, ये भी निर्देश टाइप का ही देता है आपका, है ना। फिर अर्ध विराम चिन्ह होता है जहां पे क्या होता है कि इस तरीके से पहले एक बिंदा होगा लगा, नीचे ऐसे करके कॉमा का साइन होगा लिखा, अर्ध विराम चिन्ह होता है। ये जो अर्ध विराम चिन्ह होता है ये मतलब इसमें जो है रुकना पड़ता है, लेकिन कितना रुकना पड़ता है कि इसमें जो है पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम में तो पूरा ही रुक जाता है, तो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक। जहां पे पूर्ण विराम से कम रुका जाता है और अल्प विराम से अधिक रुका जाता है वहां पे अर्ध विराम चिन्ह लगता है ना। और यहां पे आप लोग देखना अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, ये ऐसे करके सीधा कोमा लगता है। तो यहां पे जो है जहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। बस ये समझ लो कि वाक्य का जो पूरा वो होता है, एक सरल वाक्य होता है और सरल वाक्य फिर दूसरा सरल वाक्य आया, तो उनके बीच में मतलब एक गैप आ जाए कि भाई ये वाक्य अलग था और ये अलग था, बिल्कुल कम रुकना पड़ता है, इसलिए अल्प विराम बोलते हैं। और इसमें थोड़ा ज्यादा रुकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता है वहां प्रयुक्त होता है, तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा, अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिमांशु का संधि विच्छेद होगा भाई हिम प्लस अंशु। और कौन सी संधि हो जाएगी, देखो मौ के साथ जो है ओ की मात्रा आ जाएगी और ये प्लस के बाद आपका ओ दिख ही रहा, तो जब सेम वर्ण जो आपस में टूटते हैं तो वहां पे क्या होती है आपकी हमेशा दीर्घ संधि होगी। संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, इसके बाद कल अगले वीडियो में आएगा हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आएंगे, और उसके बाद जो अगले दिन आपके उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के बाद आपके जीएस के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।